तो आप सभी को वेलकम करता हूं जीएनएम सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल 1 के यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर प्रश्न के ऊपर हम एक ही प्रश्न लाए हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न सब जो है बड़ा है तो इसलिए हम एक ही प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। बाकी आप अदर नोट्स में कहीं और देखते हैं तो वहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा दिया जाता है और अलग अलग दोस्तों कठिन लैंग्वेज में रहेगा, तो दोस्तों वहाँ से आपको याद करने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पर आप इस वीडियो को देखते हैं, बातें को समझते हैं तो आपको दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। जैसा कि पिछले वाले बहुत सारे वीडियो हमने बनाया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन है डायबिटीज मेलिटस के ऊपर। डायबिटीज मेलिटस या इसी को हम लोग मधुमेह भी बोलते हैं। तो फ्रेंड, इसके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, चिकित्सीय प्रबंध, साथ ही दोस्तों डायबिटीज मेलिटस का नर्सिंग प्रबंध, ये सभी को दोस्तों हमको लिखना है, देखना है। तो आप लोग बने रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे 10 या 15 नंबर में इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग को ये पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस चीज़ को जान लेते हैं कि डायबिटीज मेलिटस होता क्या है। तो दोस्तों जो डायबिटीज मेलिटस होता है ये होता क्या है। तो दोस्तों जो डायबिटीज मेलिटस होता है, डायबिटीज मेलिटस या इसी को हम लोग मधुमेह बोलते हैं सीधी में, ये इसी को डायबिटीज बोलते हैं। तो जो डायबिटीज मेलिटस होता है यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दोस्तों दो प्रकार के जो डिजीज होता है ना, एक एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। तो दोस्तों जो डायबिटीज मेलिटस है यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है। तो सबसे पॉइंट में ये याद रखिएगा डायबिटीज मेलिटस के कि जो डायबिटीज मेलिटस है वह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है जो कि शरीर में अग्नाशय मतलब जो पैंक्रियाज होता है कि बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होने वाले इंसुलिन हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन के कारण होता है। दोस्तों हम आपको पहले ही बताए थे कि किसी चीज़ के पहले अगर हाइपो लगा है तो समझिएगा वो कम होगा, और किसी चीज़ के आगे अगर वो हाइपर लगा होगा तो वो ज़्यादा बताता है। तो ये चीज़ समझिए। तो यही कहता है कि डायबिटीज मेलिटस एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है जो शरीर में जो हमारा पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज क्या है, एक ग्रंथि है। तो जो पैंक्रियाज ग्रंथि है, जो अग्नाशय है, उसमें का जो बीटा सेल है ना, जो बीटा कोशिका है, हम लोग जानते हैं कि बीटा कोशिका से ही इंसुलिन का स्राव होता है। तो उसी चीज़ को तो यहाँ पे लिख दिया है कि शरीर में जो अग्नाशय है उसके बीटा सेल से बीटा कोशिका के द्वारा जो इंसुलिन का जो हार्मोन का जो इंसुलिन क्या है, एक प्रकार के हार्मोन है। तो ये हार्मोन इंसुलिन जो स्रावन होता है ये हाइपोसेक्रेशन के कारण होता है। मतलब हाइपोसेक्रेशन के मतलब क्या हुआ कि जो स्रावित होता है वो कम होता है, मतलब अत्यधिक कम होता है। तो जब इंसुलिन दोस्तों स्रावन कम होगा तो क्या होगा, डायबिटीज होगा। तो उसी चीज़ को तो यहाँ पे लिखा है कि हाइपोसेक्रेशन मतलब जो सेक्रेशन होगा, जो स्रावन होगा वो कम होगा, और इसी के कारण जो होता है ये डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह होता है। इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है एवं मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होने लगता है। फ्रेंड, अब आपके शरीर में इंसुलिन का निर्माण या इंसुलिन का जो स्रावन है वो कम होगा तो जो ग्लूकोज की मात्रा है क्या होगा, बढ़ेगा। और ग्लूकोज की मात्रा जब सामान्य से अत्यधिक बढ़ जाएगा तो आपके मूत्र के साथ क्या होगा, यह उत्सर्जित होने लगेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज मेलिटस आसानी से समझ लीजिए कि यह एक क्या है, क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है जो कि शरीर में हमारा जो पैंक्रियाज है ना उससे उसके बीटा सेल से जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो ये इंसुलिन हार्मोन स्रावन में हाइपोसेक्रेशन के कारण होता है। हाइपोसेक्रेशन के मतलब क्या हुआ कि कम स्रावन होना, कम स्रावित होना, मतलब इंसुलिन कम स्रावित होता है जिसके कारण से ये होता है डायबिटीज मेलिटस। और यह रक्त में क्या होता है, मात्रा सामान्य से अत्यधिक हो जाता है ग्लूकोज का, और यह मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होने लगता है जिससे क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। तो ये चीज़ों को आसानी से समझ लीजिए। अब हम चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसके प्रकार भी है क्या। तो दोस्तों डायबिटीज मेलिटस या डायबिटीज का प्रकार भी है। कौन कौन से प्रकार है, तो अक्सर आप लोग जानते होंगे टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2 के मधुमेह। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन ज़्यादा खतरनाक है, कौन क्या है, टाइप 1 या टाइप 2। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो प्रकार है मधुमेह का या जो डायबिटीज मेलिटस है, इसका जो प्रकार है, दो प्रकार। पहला है प्रकार 1 का, टाइप 1 का मतलब टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस या इसी को IDDM बोलते हैं। दूसरा क्या है,
जो पहला प्रकार के मधुमेह है उसको IDDM भी यहाँ पे कहा जाता है, और दूसरा प्रकार का मधुमेह है उसको NIDDM कहते हैं। मतलब इसमें N लगा दीजिएगा, ऊपर का में N नहीं लगाइएगा। अब इसे IDDM या दोस्तों जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़ के मतलब क्या होता है कि शिशु मधुमेह, मतलब बच्चा में होने वाला जो डायबिटीज़ होता है वही जुवेनाइल जो है वो डायबिटीज़ होता है। और ये बच्चा में किस प्रकार के मधुमेह होता है, तो जो टाइप 1 है ये बच्चा में दोस्तों अत्यधिक होता है। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। और ये जो होता है टाइप 1 ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, मतलब ये इंसुलिन पर निर्भर रहने वाला डायबिटीज़ है। तो वही चीज़ें है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जुवेनिल डायबिटीज़। तो आपसे फुल फॉर्म पूछ देगा IDDM क्या होता है, तो I फॉर इंसुलिन, D फॉर डिपेंडेंट, और D फॉर डायबिटीज़, और M फॉर मेलिटस। तो ये चीज़ के ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों जो टाइप 1 है इसे IDDM या जुवेलिन डायबिटीज़ भी कहते हैं। जुवेलिन मतलब समझा दिए शिशु मधुमेह या बच्चा के या जो किशोरावस्था हो, ये सब मतलब जो बच्चा होता है उसमें होता है जुवेलिन डायबिटीज़। यह पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। दोस्तों जो टाइप 1 है यह क्या है, पूर्णतः इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है। अगर पैंक्रियाज से इंसुलिन कम हार्मोन होता है तो जाके ये दोस्तों टाइप 1 का होता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। दूसरा है टाइप 2। टाइप 2 को हम लोग NIDDM कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो NIDDM का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे NIDDM कहते हैं, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। मतलब यह जो है डायबिटीज़ जो है ये इंसुलिन पर निर्भर नहीं रहता है, तो इसे कहते हैं। इससे पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन का स्रावन तो पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु शरीर की कोशिकाएं उसका जो है प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं। देखिए जो नॉन डायबिटीज़ है ना, नॉन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इसमें ये होता है कि पैंक्रियाज तो एक सही मात्रा में इंसुलिन का क्या करता है, स्राव करता है, लेकिन उसके स्राव करने के बाद उसको ये भी चाहिए कि ये जो जहाँ जहाँ जाता है, रक्त हो गया या रक्त में जो कोशिका है, ये उसका प्रभावी रूप से उपयोग भी करे ताकि वो मात्रा को नियंत्रित करे ग्लूकोज को। तो लेकिन यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि पैंक्रियाज से तो इंसुलिन स्रावन होता है एक पर्याप्त मात्रा में, लेकिन जो शरीर का कोशिका है वो उसका प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर पाता है इस इंसुलिन का, जिसके कारण ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट चयापचय अनियंत्रित हो जाता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। मतलब सीधा समझिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टाइप 1 वाला क्या है, यहाँ पे इंसुलिन का कमी हो जाता है, लेकिन टाइप 2 में क्या है, इंसुलिन स्रावन होता है। लेकिन अब देखिए इसमें टाइप 2 वाला में ये भी हो सकता है कि इंसुलिन बहुत अत्यधिक मात्रा में स्रावन होने लगे। तो बहुत अत्यधिक मात्रा में अगर इंसुलिन स्रावन होने लगेगा तो जो क्षमता है कोशिका का वो उतना ही उसका उपयोग कर पाएगा, बाकी का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए अत्यधिक बढ़ने से भी डायबिटीज़ होता है और कम जाने से भी डायबिटीज़ होता है। तो यही चीज़ें है टाइप 2 है कि इसमें इंसुलिन बढ़ भी जाता है या एक नियंत्रित मात्रा में जो है वो इंसुलिन जो है स्राव होते रहेगा, लेकिन उसका शरीर का जो कोशिका है जो किसी भी चीज़ को क्या करता है, अवशोषित करता है और शरीर के लिए उपयोगी बनाता है, वो कोशिका ही इसको यूज नहीं कर पाएगा इस इंसुलिन का, जिसके कारण से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा शरीर में और रक्त जो है ग्लूकोज में बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये टाइप 2 हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये टाइप दोनों समझ में आ गया होगा। अब इसको हम कारण देख लेते हैं, कॉज देख लेते हैं। तब प्रकार 1 जो होता है उसका कारण देखेंगे। ये जो प्रकार 1 है ना, इसका कारण हम लोग देखते हैं। तो प्रकार 1 का जो कारण होगा वो होगा ऑटो इम्यूनो बीटा सेल नष्ट होने से। देखिए जो ऑटो इम्यूनी है बीटा सेल, क्योंकि बीटा सेल से ही इंसुलिन का दोस्तों स्रावन होता है, तो जब बीटा सेल नष्ट हो जाएगा तो इंसुलिन दोस्तों क्या होगा, निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ये भी कारण इसका हो सकता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो टाइप 1 है वहाँ पे इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, तो बीटा सेल नष्ट हो जाएगा, मतलब इंसुलिन का जो स्रावन है नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ें है टाइप 1 में। दूसरा है मोटापा भी इसका कारण हो सकता है। अब देखिएगा दोस्तों, जो बच्चा होता है, प्रथम जो टाइप 1 है बच्चे वाला मधुमेह है, तो जो बच्चा होता है बहुत सारा, देखिएगा जब बच्चे से ही मोटा मोटा दिखता है बच्चा, तो उसमें जो है ये जो आप देख रहे हैं मतलब डायबिटीज़ का खतरा अत्यधिक रहता है। इसलिए दोस्तों बच्चे को मोटापा से बचाना चाहिए, उसे फैटी भोजन शुरू से ही नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है अधिक मीठा खाना, मतलब अत्यधिक बच्चा अगर चॉकलेट वगैरह या अत्यधिक मीठा खा रहा है तो दोस्तों ये भी कारण हो सकता है टाइप 1 के मधुमेह। ऐसा नहीं है दोस्तों कि टाइप 1 जो है सिर्फ बच्चे में ही होगा, बच्चा के लिए इसको कहा गया है कि ये ज़्यादातर बच्चे में होगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा जो है ये वयस्क में भी या उससे आगे भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, परंतु जो टाइप 2 है ये ज़्यादातर जो है वयस्क में या बूढ़े में दिखा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये 2 कारण प्रकार 1 के 3 कारण समझ गए, बीटा सेल नष्ट होना, मोटापा, अत्यधिक मीठा खाना।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वंशागत दोस्तों हेरेडिटी, अगर आपके फैमिली में किसी को ये चलते आ रहा है चलते आ रहा है कि इंसुलिन मतलब डायबिटीज़ होना, तो ये आपको भी चांस रहेगा कि हो सकता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था। देखिए दोस्तों, गर्भावस्था में जो है वो एक अलग अलग चीज़ें का दोस्तों बहुत सारे चीज़ों का सेक्रेशन होते रहता है, सारे चीज़ों का डिमांड होने लगता है शरीर को, बहुत सारे चीज़ों का कमी हो जाता है। तो इस अवस्था गर्भ अवस्था में ये चांस रहता है कि आपको ये चीज़ें हो जाए। नेक्स्ट है लंबे समय तक वह भावनात्मक या मानसिक तनाव। दोस्तों अगर लंबे समय तक आप इमोशनल हैं या स्ट्रेस में हैं तो ये कारण बन सकता है आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का। नेक्स्ट है कुछ विशेष दवाइयाँ, जैसे दोस्तों कुछ ऐसे विशेष दवाइयाँ हैं जिसको लेने से दोस्तों डायबिटीज़ बढ़ सकता है। जैसे दोस्तों थियाजाइड डायूरेटिक, दोस्तों एक डायूरेटिक होता है जो क्या करता है, मूत्र को बढ़ाता है। तो अगर आप थियाजाइड डायूरेटिक लेते हैं उससे भी हो सकता है। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, दोस्तों जो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव है वैसे दवाइयों को लेने से भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ हो सकता है। उसके बाद है एड्रिनल कंट्रोल, देखिए एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जी हाँ दोस्तों एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये कुछ दवाइयाँ हैं जिसके कारण से डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है व्यायाम की कमी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो दोस्तों इसका कारण होगा कि आपका जो शरीर में इंसुलिन मात्रा सामान्य नहीं हो पाएगा और आपका जो है ये चीज़ें हो सकता है। ये हो गया। उसके बाद है अत्यधिक मात्रा में खाना, मतलब ओवर ईटिंग, अत्यधिक खाना खाने से भी दोस्तों जो है वो क्या होता है, डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है शराब पीना, अगर आप एल्कोहल करते हैं, धूम्रपान, शराब पीते हैं तो इससे भी जो दोस्तों है वो आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है अत्यधिक वसा युक्त भोजन लेना, अत्यधिक अगर फैटी भोजन कर रहे हैं तो इसमें भी ये डायबिटीज़ हो सकता है। तो दोस्तों इन सारे कारण हैं जो कि हम लोग देख चुके हैं, ये आपका जो है क्या चीज़ है, ये सारे कारण से है डायबिटीज़ हो सकता है। तो कारण पूछेगा तो आप इसमें लिख दीजिएगा, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके लक्षण पे। लक्षण दोस्तों क्या क्या दिखाई देगा अगर किसी को डायबिटीज़ होता है तो लक्षण सिम्टम्स जो होगा, इसके लक्षण 3PS द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। दोस्तों जो लक्षण है ये लक्षण दोस्तों 3PS के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 3PS का मतलब होता है कि 3P सिस्टम। 3P सिस्टम का मतलब क्या होता है कि 3P से शुरू होने वाला। जैसे पहला है पोलिरिया, पोलिरिया का मतलब क्या होता है कि मूत्र की मात्रा का बढ़ जाना। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत, और यूरिया का मतलब क्या होता है, मूत्र, तो ही है पॉलीयूरिया, मतलब बहुत अत्यधिक मूत्र बढ़ जाएगा। पॉलीडिस्पिया, दोस्तों जो पॉलीडिप्सिया होता है इसमें प्यास का बढ़ जाना। अगर किसी को दोस्तों डायबिटीज़ होगा तो उसका मूत्र अत्यधिक लगने लगेगा और उसको प्यास क्या होगा, अत्यधिक लगेगा। जब मूत्र अत्यधिक विसर्जित करेगा तो प्यास भी लगेगा ही अत्यधिक। उसके बाद है कि पॉलीफेजिया, दोस्तों पॉलीफेजिया में होता है कि भूख का बढ़ जाना। तो ये 3P आप लोग याद रखिएगा। लक्षण मेन यही है कि किसी भी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ हुआ है तो समझ जाइएगा उसको 3PS लक्षण दिखाई देगा। 3PS का मतलब क्या कि 3P से स्टार्ट होने वाला वर्ड। तो 3P में एक P है पोलिरिया, पोलिरिया का मतलब क्या होता है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाना, यानी बार बार मूत्र लगना। दूसरा है पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया में होता है कि प्यास का बढ़ जाना। तो दोस्तों प्यास बढ़ जाता है, मूत्र अत्यधिक होगा तो प्यास बढ़ेगा ही। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया में होता है कि भूख का लगना, मतलब अत्यधिक भूख बढ़ जाएगा। तो ये तीन जो कारण है 3P है, ये आपका होता है एक डायबिटीज़ वाले पेशेंट में नॉर्मल देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका अन्य में अदर कारण क्या हो सकता है, तो अदर कारण जो है वो है रात्रि में अत्यधिक पेशाब लगना, इसी को हम लोग नॉक्टीरिया बोलते हैं। तो दोस्तों डायबिटीज़ वाले पेशेंट को रात में भी अत्यधिक पेशाब लगता है, वजन घट जाएगा और मोटापा बढ़ जाएगा। उसके बाद है आँखों से धुंधला दिखाई देगा। दोस्तों जिसको डायबिटीज़ पकड़ता है उसको बहुत सारे चीज़ों को इफेक्ट करता है, तो ये आँख को भी इफेक्ट करता है, आँख से भी धुंधला दिखाई देगा। घाव को देरी से भरना, मतलब जो घाव हुआ है कटा फटा उसमें दोस्तों जो मांस का भरना होगा वो देरी से होगा या नहीं छूट पाएगा जल्दी। चक्कर आएगा, कमजोरी व थकान महसूस होगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाएगा, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होना को क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना हाइपरग्लाइसेमिया। नेक्स्ट है मूत्र में शर्करा निकलना, अगर मूत्र से शर्करा निकल रहा है मतलब ग्लाइकोशूरिया। जी हाँ दोस्तों ग्लाइकोशूरिया, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि मूत्र से शर्करा निकलना मतलब डायबिटीज़ का संकेत है और ये लक्षण है, और ये दोस्तों ग्लाइकोशूरिया इसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है बार बार संक्रमण होना, मतलब रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार संक्रमण होगा तो दोस्तों क्या हो सकता है, आपको डायबिटीज़ होने का दोस्तों लक्षण दिखाई देगा।
नेक्स्ट है, आपको मैं बता देता हूँ एक बार इसको रिपीट करके। अन्य कारण में होगा कि रात में अत्यधिक मूत्र आएगा, वजन घटेगा, आंख से धुंधला दिखाई देगा, चक्कर आएगा, थकान आएगा, कमजोरी आएगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, मूत्र में से शर्करा निकलेगा, बार बार संक्रमण होगा, और ये सब जो दोस्तों है घाव आपका देरी से भरेगा। तो ये सब अन्य कारण है जो कि एक नॉर्मल कारण है। 3 PS कारण ऊपर था जो कि उसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गया लक्षण हम लोग देख लिए, लक्षण ये सब दिखाई देगा। अब इसके हम निदान की तरफ चलते हैं। निदान इसका क्या हो सकता है? तो जो निदान डायग्नोसिस होता है पेशेंट का, अगर कोई डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो उसका डायग्नोसिस क्या क्या किया जाता है। डायग्नोसिस का मतलब उसका टेस्ट समझिए सिंपल भाषा में। तो जो इतिवृत्ति लेना, सबसे पहले तो पेशेंट का इतिहास लिया जाएगा कि भाई पेशेंट का जो डायबिटीज़ हुआ है किस कारण से हुआ है, तो उसका इतिहास खंगाला जाएगा। नेक्स्ट है कि शारीरिक परीक्षण, उसको फिजिकल टेस्ट किया जाएगा बॉडी का, ये चीज़ें हो जाएगा। और ये दो जो चीज़ें हैं दोस्तों डायग्नोसिस में, आप किसी भी बीमारी में लिख दीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें कॉमन है सबके लिए जहाँ पे निदान पूछेगा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है उसके बाद नेक्स्ट है ब्लड सेक्रम की जांच में दोस्तों, जो ब्लड सीरम होता है उसमें जांच किया जाएगा किसका? ग्लूकोज लेवल का। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि जो डायबिटीज़ होता है उसमें जो चेक होता है ब्लड सीरम का जांच होता है। ब्लड सीरम में किसका जांच होता है? ग्लूकोज लेवल का। और ग्लूकोज जो लेवल होना चाहिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका ऑब्जेक्टिव से लेके आपके एक नॉर्मल लाइफ में यूज होने के लिए ये चीज़ें याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या याद करना है? तो दोस्तों जो ब्लड सीरम में एक ग्लूकोज होना चाहिए नॉर्मल। तो दोस्तों जो फास्टिंग के समय है वो दोस्तों फास्टिंग में जो है 120 mg प्रति DL, मतलब दोस्तों जो फास्टिंग है तो अगर फास्टिंग में आप हैं तो 120 mg से अत्यधिक होना चाहिए। फास्टिंग में अगर आप चेक कराते हैं ब्लड सीरम का या डायबिटीज़ टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पे फास्टिंग में 120 mg प्रति DL से अत्यधिक होना चाहिए। अगर इससे कम हो गया तो दोस्तों क्या होगा? गड़बड़ होगा। अब उसके बाद खाने के बाद दोस्तों 150 mg प्रति DL से अत्यधिक होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा कि इसका लेवल क्या है दोस्तों, बढ़ चुका है। तो ये चीज़ें समझ लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग इसका लेवल जो है सीरम ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? फास्टिंग में 120 mg प्रति DL, और खाने के बाद जो है दोस्तों 150 mg प्रति DL से ये बढ़ जाएगा, क्योंकि खाने के बाद दोस्तों डायबिटीज़ का स्तर जो होता है ग्लूकोज का थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ है आपके नॉर्मल लाइफ में दोनों यूजेज होगा। फास्टिंग में कितना? 120 mg DL इससे अत्यधिक, खाने के बाद 150 से अत्यधिक। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हो गया। अब आपसे पूछेगा कि दोस्तों इसमें और है, इसमें डायग्नोसिस में और है। एक है दोस्तों ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन। दोस्तों ऑप्थेल्मिक की एग्जामिनेशन, आँखों का जांच होगा दोस्तों। इसमें क्या होगा? डायबिटीज़ वाले पेशेंट का आँखों का भी जांच किया जाता है। नेक्स्ट है मूत्र की जाँच किया जाता है। मूत्र के जाँच में क्या किया जाता है? ग्लाइकोसूरिया, मतलब मूत्र में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा नहीं तो है, इसका जाँच होगा। उसके बाद है एसीटोन का भी जांच होता है दोस्तों। एसीटोन का जांच होता है मूत्र में। तो दोस्तों ये सभी जांच होता है। क्या क्या जांच होता है तो मैंने बता दिया कि पहला जो है जांच है वो है इतिहास लेना, इतिवृत्ति लेना, शारीरिक परीक्षण, ब्लड सीरम में कितना कितना यहाँ पे लिखा गया है। फास्टिंग में 120 से अत्यधिक, खाने के बाद 150 से अत्यधिक। अब उसके बाद ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन मतलब आँखों का जाँच होगा, मूत्र में जाँच होगा, ग्लाइकोसूरिया का और एसीटोन का। तो ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है जटिलता, कॉम्प्लिकेशन। दोस्तों ये जटिलता और निदान आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा, क्योंकि ये अलग करके भी क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे 5 बीमारी दे देगा, 5 बीमारी में मान गए एक आपको दे देगा डायबिटीज़ मेलाइटिस या डायबिटीज़, कहेगा इसका जटिलता लिखे। तो जटिलता में इसमें से याद रहेगा तभी ना आप लिख पाएंगे। उसी प्रकार से 5 बीमारी दे देगा, सभी का जटिलता पूछ देगा। तो आपको इस सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन किसी भी तरीक़ा से पूछ सकता है। तो जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। दोस्तों ये डायबिटीज़ कोमा में पेशेंट चला जाएगा। क्या चला जाएगा? डायबिटीज़ कोमा में पेशेंट चला जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड कि रेटिना में विकृतियाँ होना, मतलब आँख में प्रॉब्लम है तो इसका जटिलता और क्या हो सकता है कि जो रेटिना है उसमें दोस्तों विकृतियाँ हो सकता है। जो गुर्दा है, जो किडनी है, किडनी दोस्तों विकार हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों किडनी में विकार को क्या बोलते हैं? नेफ्रोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त वाहिनियों की दीवार कठोर होना। दोस्तों जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसमें दोस्तों रक्त का जो दीवार होगा जिससे रक्त दोस्तों प्रवाह होता है संपूर्ण शरीर तक, उसका जो दीवार है दोस्तों नली का वो उसमें कठोरापन आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रिकरेंट यूटीआई। तो ये चीज़ को समझिए कि जो यूटीआई होता है दोस्तों रिकरेंट होगा, मतलब बार बार संक्रमण होगा। उसके बाद दोस्तों रीनल फेलुअर, दोस्तों जो गुर्दे का फेलुअर हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद हाइपोग्लाइसेमिया और ये चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको कैड बोलते हैं। तो दोस्तों कौन कौन सा जटिलता है मधुमेह में हो सकता है
उस चीज़ को आप लोग देखें। क्या देखें? तो डायबिटीज कोमा पेशेंट को हो सकता है। डायबिटीज कोमा में रेटिना में विकृतियाँ होना, मतलब जो रेटिना है रेटिनोपैथी हो सकता है। आँख का गुर्दे के विकार नेफ्रोपैथी हो सकता है। गुर्दे में प्रॉब्लम, रक्त वाहिनियों की दीवार कठोर हो जाएगा। रिकरेंट यूटीआई हो सकता है। जटिलता में रीनल फेल्यूर हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है। तो दोस्तों ये सब जटिलता है। आपको जितना 2-4 जितना जटिलता याद रहे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें जितना दिया गया है इसको याद ही रखना है। आपको 2, 4, 5 जितना याद है आप जटिलता में लिख दीजिएगा। तो ये चीज़ें को कब याद रहेगा? जब आप चीज़ों को वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करके देखिएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों हम इसका देखने वाले हैं बहुत ही शानदार, इसका चिकित्सीय प्रबंध और नर्सिंग प्रबंध दोनों पूछा है। तो चिकित्सीय प्रबंध मतलब मेडिसिन मैनेजमेंट, मेडिसिन के थ्रू ठीक किया जाता है। तो पहला है रोगी को ओरल एंटीबायोटिक दवा प्रदान की जाती है, जैसे मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन और ग्लिपाइजाइड। जी हाँ दोस्तों, ग्लिपिजाइड। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि जो रोगी है इसके चिकित्सीय प्रबंध मतलब मेडिकल मैनेजमेंट में रोगी को सबसे पहले ओरल एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिसमें दोस्तों मेटाफॉर्मिन और दोस्तों मेनफॉर्मिन, ये दो आप याद रखिएगा कि डायबिटीज वाले पेशेंट का जो एंटीबायोटिक ओरल के माध्यम से दिया जाता है वो मेटाफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन और ग्लिपाइजाइड होता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में आप लोग रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछ दे, इसका हमने पहले भी बताया था कि हो सकता है आपसे पूछ दे कि भाई बताइए, बीमारी के नाम दे देगा, कहेगा इसमें उपयोग होने वाले दवाइयाँ बताइए। तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद है दूसरा है संक्रमण हेतु एंटीबायोटिक पर दवा प्रदान की जाएगी। और दोस्तों जो संक्रमण के लिए नॉर्मल एंटीबायोटिक होता है वो प्रदान किया जाएगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि बार बार संक्रमण मतलब रिकरेंट इन्फेक्शन होगा इस वाले पेशेंट को। नेक्स्ट है तीसरा है कि इंसुलिन थेरेपी प्रदान की जाती है। दोस्तों मेडिकल के थ्रू ही इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है, जैसे दोस्तों ह्यूमिलिन रेगुलर, ह्यूमिलिन लेंटी और ह्यूमिलिन लिस्प्रो आदि। दोस्तों जो इंसुलिन है अगर किसी पेशेंट को दोस्तों दवाई से अगर नहीं काम चलता है तो दोस्तों उसको ओरल एंटीबायोटिक तो दिया ही जाता है, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन और ग्लिपिजाइड। लेकिन दोस्तों उसको रक्त के शर्करा को नियंत्रित करने के लिए, इंसुलिन का निर्माण समान करने के लिए क्या किया जाता है? इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है। और ये दोस्तों होता है ह्यूमिलिन रेगुलर, ह्यूमिलिन लेंटी और ह्यूमिलिन लिस्प्रो। तो ये चीज़ को याद रखिएगा कि इंसुलिन थेरेपी में कौन कौन से चीज़ का थेरेपी दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे नर्सिंग प्रबंध। और दोस्तों ये नर्सिंग प्रबंध आपसे अलग करके भी पूछ सकता है, पूछेगा कि डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट का नर्सिंग प्रबंध लिखे 5 नंबर में, तो अलग करके भी पूछ सकता है, या इसी में पूछेगा तो 10 से 15 नंबर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है रोगी को ब्लड ग्लूकोज लेवल की नियमित रूप से जाँच की जानी चाहिए, जैसे सुबह खाली पेट, दोपहर भोजन से पहले, रात्रि भोजन से पहले, रात्रि भोजन के बाद। दोस्तों किसी भी पेशेंट का जो डायबिटीज़ से मतलब ग्रसित है, डायबिटीज़ मेलाइटिस से, तो नर्स क्या करेगी? नर्सिंग प्रबंध में क्या होगा कि रोगी का ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है उसको दोस्तों नियमित रूप से जांच किया जाएगा। कब कब जांच किया जाएगा? खाली पेट, दोपहर भोजन से पहले, भोजन के बाद, रात्रि भोजन से पहले, रात्रि भोजन के बाद। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि जांच करके पता लगाया जाएगा कि कब कितना रहता है लेवल। दूसरा है जांच के परिणाम को नोट करना। दोस्तों दूसरा ये चीज़ नर्सिंग प्रबंध में किया जाएगा कि जो जांच होगा, जो भी ब्लड ग्लूकोज का जांच है उसका दोस्तों जांच में कितना चीज़ें आया है परिणाम, उसको नोट किया जाएगा। उसका दोस्तों है तीसरा है रोगी के नियमित समय पर भोजन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों रोगी को नियमित समय पर क्या करना चाहिए? भोजन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नहीं ज़्यादा भोजन अत्यधिक कराना चाहिए और नहीं कम कराना चाहिए, और नहीं ज़्यादा देर तक भूखा भी रखना चाहिए। तो एक नॉर्मल चीज़ें के लिए नियमित समय पर भोजन के लिए प्रेरित करना चाहिए पेशेंट का। चौथा है आदेशानुसार रोगी को इंसुलिन रिच डाइट प्रदान की जानी चाहिए। दोस्तों आदेशानुसार, चिकित्सक के आदेशानुसार जो पेशेंट है उसको ऐसे भोजन देना चाहिए जिसमें इंसुलिन की मात्रा हो, वैसे भोजन में, वैसे डाइट में जो है इंसुलिन की मात्रा हो, वैसे भोजन देना चाहिए। पाँचवा है रोगी को ब्लड ग्लूकोज लेवल चार्ट भी तैयार करना चाहिए। अब दोस्तों खाली पेट क्या है, खाना खाने के बाद क्या है, दोपहर में खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले क्या था, रात में खाना खाने से पहले, रात में खाना खाने के बाद, इन सभी समय में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है क्या है, तो उसके लिए चार्ट तैयार करना चाहिए और उसमें नोट करना चाहिए। ये चीज़ें हैं। छठा है रोगी को ग्लूकोज, चीनी, मिठाइयाँ, शहद आदि का सेवन न करने की सलाह देनी चाहिए। मतलब रोगी को ये चाहिए, किसी भी दोस्तों रोगी को जो डायबिटीज़ वाले हो उसको ये सलाह देना चाहिए एक नर्स को कि ग्लूकोज का वाला, चीनी वाला, मिठाइयाँ, शहद आदि वाला सेवन ना करें। सातवां है रोगी के भोजन में विटामिन एंड मिनरल लवणों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। दोस्तों जो रोगी इससे ग्रसित है उसको दोस्तों विटामिन और मिनरल वाला भोजन अत्यधिक मात्रा में होनी चाहिए, लवण वाला। 8 है तरल पदार्थ भरपूर मात्रा में लेने की सलाह देनी चाहिए। 8वां है दोस्तों डायबिटीज़ वाले पेशेंट को बार बार मूत्र होता है, शरीर में तरल का कमी होगा, तो इसके लिए
भरपूर मात्रा में तरल जो है भरपूर मात्रा में लेने की सलाह देनी चाहिए। नेक्स्ट है 9वां है रोगी की शुगर फ्री इस्तेमाल करने की सलाह देना। दोस्तों कोई भी चीज़ें ले रहे हो रोगी, तो उसमें दोस्तों अगर उसमें शुगर है तो उसको सलाह देना चाहिए कि आप शुगर फ्री इस्तेमाल करें चीज़ों को। 10 है रोगी को थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार करने की सलाह देनी चाहिए। तो मैंने पहले बता दिया कि थोड़ा थोड़ा बार बार समय पर भोजन देने का क्या करना चाहिए, सलाह देना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। 11 है कि रोगी को ओवर ईटिंग या उपवास करने की सलाह नहीं देनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, रोगी को ये चाहिए कि ओवर ईटिंग ना करे और उपवास ना करे। इसीलिए दोस्तों नर्स को ये सलाह देना चाहिए रोगी को कि आप इतना ज़्यादा भोजन भी ना कर ले जिससे प्रॉब्लम हो, और उपवास भी नहीं रहना चाहिए इंसुलिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट को। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे 12वां नंबर है कि जो ऑब्वियस रोगी को अपना वजन कम करने के लिए सलाह देनी चाहिए। ऑब्वियसली मतलब होता है दोस्तों कि वजन बढ़ जाना, पेट निकल जाना, तो वैसे पेशेंट को वजन कम करने का सलाह देनी चाहिए। 13 है रोगी का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना चाहिए। दोस्तों रोगी का जो है इनटेक और आउटपुट मतलब अंदर और बाहरी दोनों तरीका का चार्ट तैयार करना चाहिए। और ये दोस्तों 13 टाइप्स का जो 13 तरीका का हम लोग यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध देखे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ईजी है, कोई ज़्यादा है नहीं, कोई वो चीज़ें हैं नहीं जो आपको हार्ड लगे। नियमित ये सब हम लोग यूज करते हैं अपने घरेलू चीज़ों में या नॉर्मल चीज़ों हम जानते भी हैं, तो इसको याद करना आसान था। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आपका एग्ज़ाम आने वाला समय में है सेकेंड ईयर का, तो ज़रूर पढ़िए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा। नहीं पढ़िएगा तो दोस्तों बहुत भिड़ा होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जब हम समझा रहे हैं क्वेश्चन को एक बार दो बार रिपीट करके तो 30 मिनट में जा रहा है। तो आप अगर अपने से याद करने लगेंगे तो कितना समय लगेगा, और ऐसे ऐसे कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को एक बार आप डेली ज़रूर देखिए सभी क्वेश्चन का, तो आप लोग को फ़ायदा होगा।